हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस लॉ में हमारा चल रहा है एलएलपी एक्ट 2008 यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, एंड कर देंगे और उसके बाद में हमारा जो सिलेबस है एलएलपी एक्ट 2008 का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं एलएलपी एक्ट में से, वो एक तो है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड वाइंडिंग अप ऑफ अ एलएलपी। इन दोनों चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा। अब जब फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की बात आएगी तो हम अकाउंटिंग से रिलेटेड बात करेंगे, और जब वाइंडिंग अप की बात आएगी तो वहां पर हम कुछ रेगुलेशंस होगी एलएलपी वाइंडिंग अप की, उसकी बात करेंगे। और यहां पर कुछ टैक्सेशन जो है वो क्या है उसकी भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो देखिए, एन एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो, ये चीज क्लियर होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए कि जो एलएलपी है ना, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे कि एक कंपनी होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह, जो खुद बहुत सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर सकती है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है। इसके अलावा किसी दूसरे फर्म कंपनी या दूसरे व्यक्ति पर केस कर सकती है, वो सामने वाला एलएलपी पर केस कर सकता है। तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इस वजह से होता क्या है कि जो पब्लिक मनी होती है ना, वो इस एलएलपी के अंदर यूज होती है। क्योंकि जो एलएलपी है वो अपने नाम से गुड्स उधार परचेज कर सकती है। किससे? क्रेडिटर से। सप्लायर बोलो या क्रेडिटर बोलो, जब भी आप गुड्स उधार परचेज करोगे, उधार परचेज कर रहे हो ना, तो एलएलपी अपने नाम से उधार परचेज कर रही है, तो एलएलपी को पैसे देने पड़ेंगे, एलएलपी की लायबिलिटी है। तो यहां पर क्रेडिटर भी पैसे मांगता है क्योंकि उधार उससे गुड्स परचेज करके लाए हो, बैंक से कोई लोन लिया है, क्लाइंट से कुछ लेन देन किया है, तो इन सब का इंटरेस्ट एलएलपी में होता है। और एलएलपी में जो पार्टनर्स होते हैं वो बढ़िया से एंजॉय करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन, यानी कि उनकी पर्सनल एसेट को बेच करके एलएलपी की उधारी नहीं चुकाई जा सकती, तो इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। तो ये बेनिफिट है पार्टनर्स के लिए, बट तभी जब वो पार्टनर्स अपनी पावर में, अपनी अथॉरिटी में, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में रह करके कोई काम करे। तो अगर वो पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करेंगे तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी फिर, और वो पर्सनली लायबल भी हो जाएंगे। तो एक तो भाई पब्लिक मनी का मामला है, सॉरी, एक लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन है, एक टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। किसको? एलएलपी को। तो ये एडवांटेजेस होती हैं। बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस लॉ ने इंपोज किया है रेस्पॉन्सिबिलिटीज कि भैया देखो, क्रेडिटर का पैसा है, बैंकों का पैसा है, क्लाइंट्स के साथ लेन देन किया है, लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन आपको दे रखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो आपको, तो आपको ये इतने सारे बेनिफिट जो मिल रहे हैं, टैक्स बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये सब कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। यानी कि आपकी जो अकाउंटिंग है, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपका जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है या बैलेंस शीट जो है, आपकी जो रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वो एकदम ट्रांसपेरेंस होनी चाहिए। उसको डिस्क्लोजर्स देने होंगे, कुछ भी छुपाना नहीं है, सब कुछ रिपोर्ट में होना चाहिए। ओके जी, इसको आगे हम पढ़ेंगे। प्रॉपर क्लोजर बिजनेस एंड, जब बिजनेस एंड हो जाए तो उसका प्रॉपर क्लोजर कैसे होगा उसके भी बहुत अच्छे से इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि जब आपकी पार्टनरशिप यानी कि एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो उसके बाद में क्या क्या होता है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर्स जो है वो आपको कैसे देने हैं। और अगर एलएलपी का एक तरीके से डिसोल्यूशन हो जाए या वाइंडिंग प्रोसेस में वो चली जाए, यानी कि उसका क्लोजर हो जाए, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, ये इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा जुकाम में, मौसम चेंज हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर ऑफ एलएलपी। एलएलपी में फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का क्या मीनिंग है? व्हाट इज द फाइनेंशियल डिस्क्लोजर? फाइनेंशियल डिस्क्लोजर मींस लीगली रिवेलिंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एलएलपी टू द गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर।
स्टेक होल्डर कौन हो गए? जैसे पार्टनर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक हो गई, लेंडर्स हो गए, जहां जहां पैसा एलएलपी में जिन जिन लोगों ने लगाया है वो इन्वेस्टर हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए। जी, तो एक तो स्टेक होल्डर को और एक गवर्नमेंट को, इन दोनों को, हर एलएलपी को क्या करना है, अपने जो फाइनेंशियल्स है उसको अच्छे से डिस्क्लोज करना है, उसको रिवेल करना है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है। अब सर आप क्या कह रहे हो, एक एग्जांपल दो। मान लेते एक व्यक्ति है कोई, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ये है कि उसकी जितनी वेल्थ है, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, धन है, उसका नेट वेल्थ है, उससे 10 गुना ज्यादा उस पर लोन है। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसकी वेल्थ है 1 करोड़ की और लोन ले रखा है 10 करोड़ का, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी? बहुत बेकार, आर्थिक स्थिति बेकार होगी। उसको 10 करोड़ का लोन है और प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, तो 1:10 डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया एक तरीके से, अगर कंपनीज की बात करें, बिजनेसेस की बात करें तो। अगर वो 1 करोड़ बेच भी दे तो भी अपना वो लोन पे नहीं कर पाएगा, ये खराब है। ऐसे के ऐसे जो एलएलपी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो बतानी पड़ेगी। आपने लोन कितना दे रखा है? आपको याद हो, हम क्लास 12th के अंदर अकाउंटेंसी में एक रेशियो था, अकाउंटिंग रेशियो वाला चैप्टर था, उसमें सॉल्वेंसी रेशियोज करते थे, उसमें एक रेशियो आता था डेब्ट इक्विटी रेशियो। अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो 1:1 है, इसका मतलब 1 रुपया खुद का लगा हुआ है, 1 रुपया लोन लिया हुआ है, तो ये कोई ज्यादा सही नहीं है। अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो 1:2 हो जाए, इसका मतलब 1 रुपया खुद का लगा हुआ है, 2 रुपए लोन लिया हुआ है, तो ये खराब है। 1:5 हो जाए तो बहुत ज्यादा खराब है। 1:2.20 हो जाए, यानी कि 1 रुपया खुद का लगा हुआ है, 20 पैसे लोन लिया हुआ है, ठीक है, आया समझ में? तो वो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आपको बतानी पड़ेगी। इसमें क्या क्या होगा फाइनेंशियल पोजीशन, जब कोई भी एलएलपी अपनी लीगली रिवेल करेगी गवर्नमेंट को, स्टेक होल्डर्स को, तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें इंक्लूड होगा मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, यानी कि आप कैश बेसिस पे करोगे, एक्रूअल बेसिस पे करोगे, डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे करोगे। आजकल तो सॉफ्टवेयर आते हैं, टैली प्राइम वगैरह है ना, तो उसमें आपकी सारी अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह, स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर हो जाते हैं। कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, डिक्लेयर करना, सोल्वेंसी, वही सोल्वेंसी मतलब आपका लोन कितना है, आप कितने सोल्वेंट हो, कितनी क्षमता है, आपने कितना आपने लोन ले रखा है उसके मुकाबले में। फाइलिंग करना, स्टेटमेंट विद आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है उसको एनुअल रिटर्न फाइल करने होते हैं, या वो कोई भी नोटिस भेजता है तो उसका जवाब भी देना होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर देते हैं। तो ये सब कुछ क्या करना है, अच्छे से डिस्क्लोज करना है इनको, गवर्नमेंट को और स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो इसको पढ़े और डिसीजन ले सके कि भैया सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं। अगर इसमें से कुछ छुपाया तो डेजिग्नेटेड पार्टनर या जो भी पार्टनर है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए भी लाइबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वाई फाइनेंशियल डिस्क्लोजर इज कंपलसरी, क्यों फाइनेंशियल डिस्क्लोजर जो है वो हम दिखाएं, ये सब कुछ हम मेन बुक्स वगैरह जो है क्यों दिखाएं? बिकॉज एलएलपी जो है एंजॉय करती है लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है ये। पार्टनर्स तो हाथ खड़े कर देंगे, भाई हमारी लाइबिलिटी तो केवल हमारे लगे हुए पैसे तक है, बाकी बेचारे इन्वेस्टर, क्रेडिटर, कितने कितने लोगों के पैसे डूब जाएंगे। इसलिए आपको जो है ये करना पड़ेगा। तो लॉ वांट टू इंश्योर, इन दोनों की वजह से, लिमिटेड लाइबिलिटी है और सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से, लॉ बोलता है कि क्रेडिटर जो है वो प्रोटेक्ट रहे, जिन्होंने भी उधार दे रखा है एलएलपी को। पार्टनर्स जो है वो एलएलपी के फॉर्म का मिस यूज नहीं कर ले। गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटर करती रहे कंप्लायंसेस को। फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कोई काम ना हो, उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो इन सब से बचने के लिए आपको फाइनेंशियल जो है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एलएलपी को, और ये कंपलसरी कर दिया गया। तो सर फाइनेंशियल जो आपने बताए हैं यहाँ पर, जैसे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेयरिंग सोल्वेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी, तो इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, एवरी एलएलपी मस्ट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि बुक्स में शो करेगी क्या, अपनी एसेट्स, कैश कितना है, फिक्स एसेट्स कितनी है, मशीनरी कितनी है, लायबिलिटीज, लोन कितने हैं, क्रेडिटर कितना मांगते हैं, पार्टनर्स का पैसा कितना है, रिजर्व्स कितने पड़े हैं, आपके इनकम कितने हैं, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। आपको सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को मेंटेन करना पड़ेगा, कैश बेसिस पे चल रहे हो या फिर एक्रूअल बेसिस पे। 99% इंडिया के अंदर भैया अकाउंटिंग जो है वो एक्रूअल बेसिस पे ही होती है। हाँ, अगर वो एनपीयू है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशनल, तो वहां पर हम रिसीट एंड पेमेंट मेथड भी कैश बेसिस पे यूज कर सकते हैं।
डबल एंट्री सिस्टम तो बिल्कुल कंपलसरी, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सब कुछ देखना होगा, ये सब कुछ करना होगा, इसको फॉलो करना होगा। ओके जी। प्लेस ऑफ कीपिंग बुक, जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये कहाँ रखे जाएंगे? सबसे बढ़िया तो वही रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखो, जहां पर आरओसी को, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस दिया हुआ है, तो आरओसी के बेस में और डेजिग्नेटेड पार्टनर के बीच में जो भी नोटिस वगैरह, जो भी रिटर्न वगैरह फाइल होते हैं, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस से होते हैं। तो बढ़िया तो ये है कि यहीं रखो। अगर किसी और प्लेस पे रख रहे हो तो रख दो, लेकिन लेकिन आरओसी को जो है इसके बारे में इंफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप कहीं और रख रहे हो, तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रख रहे हो तो ठीक है। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये कितने साल तक हमको मेंटेन करने पड़ेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप समझ गए ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं ना, जर्नल एंट्री करना, लेजर करना, ट्रायल बैलेंस हो गया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, सब्सिडरी बुक्स वगैरह है ना। तो वो जो डेटा है उसको कितने साल तक संभाल के रखना होता है। हर साल का अकाउंटिंग आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन तैयार की जाती है, यानी कि जो है बताई जाती है, प्रिपेयर की जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो वो सारा डेटा कितने साल तक प्रिवेंट करना पड़ेगा? तो इसको कम से कम 8 साल तक रखना होता है, 8 ईयर तक। ये इनकम टैक्स बोलता है, 8 ईयर का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, ताकि इनकम टैक्स जो है वो स्क्रूटनी कर सके, इन्वेस्टिगेशन हो सके, डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जा सके। भाई 8 साल के डेटा पड़े रहेंगे पिछले साल के, तो 8 साल तक कोई गड़बड़ हो तो वहां जाके देखा जा सकता है, क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है। ओके जी। नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी। क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोल्वेंसी। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोल्वेंसी क्या होता है? तो देखो, हर एलएलपी को, एवरी एलएलपी मस्ट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोल्वेंसी व्हिच हैज 2 पार्ट। तो देखो यहां पर ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोल्वेंसी जो है ना, आप इसको एस बोल सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोल्वेंसी। ये हर एलएलपी को बनाने होते हैं और इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, मैं तो ऐसे आपको SOAS याद रखने के लिए बता रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोल्वेंसी। तो इसके फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें शो की जाती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या शो किया जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ सोल्वेंसी। अकाउंट्स में क्या शो किया जाएगा? आपका एसेट्स हो गई, लायबिलिटीज हो गई, इनकम हो गए, एक्सपेंडिचर्स हो गए, ये सब शो किए जाते हैं। फिर सोल्वेंसी डिक्लेरेशन में ये बताया जाएगा भाई कितनी कैपेसिटी है, आर्थिक स्थिति क्या है, कितना लोन ले रखा है, सोल्वेंसी क्या है, क्षमता कितनी है। तो सोल्वेंसी का डिक्लेरेशन दिया जाएगा, पार्टनर डिक्लेयर करेंगे एलएलपी इज केपेबल फॉर पेइंग इट्स डेब्ट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब जो हमने लोन ले रखा है उसको हम आराम से उसके ऊपर इंटरेस्ट और उस लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करके, चला करके, इतनी हमारी क्षमता है। इसको चेक करने के 2 तरीके, एक डेब्ट इक्विटी रेशियो से चेक करते हैं, एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से चेक करते हैं कि अभी जो प्रॉफिट हुआ है उसे आप कितनी बार इंटरेस्ट पे कर देते हो। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1:10 आता है, इसका मतलब भैया आप 10 बार जो है इंटरेस्ट पे कर सकते हो, इतनी आप में कैपेसिटी है। तो वो सोल्वेंसी रेशियो जो है, यानी कि क्षमता जो है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है या नहीं है, वो ये डिक्लेयर बताना होता है। और पार्टनर्स जो है ये डिक्लेयर करते हैं। दिस डिक्लेरेशन मस्ट बी साइन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। 2 होते हैं, आपको पता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो दोनों साइन करेंगे। ट्रू एंड हॉनेस्ट होनी चाहिए, इसमें कोई भी मिलावट, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। फॉल्स डिक्लेरेशन अगर किया तो ये जो आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना, इन पे क्रिमिनल लायबिलिटी चलेगी। ओनली पेनल्टी नहीं लगेगा, उनको क्रिमिनल माना जाएगा, क्योंकि लोगों का पैसा डुबा दोगे भैया आप। फाइलिंग विथ आरओसी। अच्छा, आरओसी को क्या फाइल करने होते हैं? हमको एनुअल रिटर्न फाइल करने होते हैं, फॉर्म नंबर 8 के अंदर, याद रखना। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कौन करेगी? एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। क्या करेंगे? विद इन 30 डेज फ्रॉम 6 मंथ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही कोई फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, मान लेते अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2025, इसमें 6 महीने और जोड़ दो, फिर 30 दिन और जोड़ दो। अब 6 महीने और जोड़ोगे तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया, 30 दिन और जोड़ो तो 1 महीना हो गया पूरा, अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक ये ड्यू डेट है। इससे पहले पहले फॉर्म नंबर 8 में एनुअल रिटर्न आरओसी को जमा कराने होंगे। याद रहेगा ना, ईयर एंड प्लस 6 मंथ प्लस 30 डेज, ये इस डेट तक जो भी डेट निकली, अधिकतर यही निकलेगी आपकी 30 अक्टूबर 2025। ओके,
तो इस डेट तक आपको ये जमा कराने होंगे। लास्ट डेट क्या है? 30 अक्टूबर। फाइनेंशियल ईयर अगर एंड होता है 31 मार्च को। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो आप, तो फिर दिसंबर में, वैसे होता नहीं है इंडिया में, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च में एंड होता है, बट फिर भी कैलेंडर ईयर फॉलो करोगे तो क्या हो जाएगा? दिसंबर में ईयर एंड हो जाएगा। फिर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और फिर 30 दिन और जोड़ दो, जुलाई, 30 जुलाई डेट हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ तो यही ईयर चलता है। ओके जी। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ एलएलपी। देखो ऑडिट जो है एलएलपी की वो मैंडेटरी नहीं है। ये देखो, ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल एलएलपी। सारी एलएलपी के लिए ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। ऑडिट कंपलसरी कब है? अगर जो एक टर्नओवर एक्सीड कर जाता है, जो लिमिट दे रखी है, एक लिमिट है, तो इतने करोड़ से अगर ज्यादा आप सेल्स कर लोगे तो फिर ऑडिट करवानी पड़ेगी, है ना? नहीं तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। जो स्मॉल एलएलपीज होती है उन पे ऑडिट नहीं करवानी होती है। आप इतना ही लिखना ठीक रहेगा। टैक्सेशन ऑफ एलएलपी। भाई एलएलपी क्या है? पार्टनरशिप ही है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो जिस तरह से पार्टनरशिप जो हमारी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो टैक्स लगता है, वैसा कैसा एलएलपी भी लगेगा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी दोनों पे जो इनकम टैक्स की रेट है वो 30% है, 30% ऑन टोटल इनकम। प्लस सरचार्जेस लगते हैं, जो कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो लगता है आपका 4%। तो 30 और 4 34%, ये तो है। इसके अलावा सरचार्ज लग सकते हैं अगर एलएलपी जो भैया 1 करोड़ से ज्यादा कमाई करने लग जाती है, तो उस केस में 10% सरचार्ज लगते हैं। अगर 1 करोड़ से कम है तो फिर नहीं लगेंगे। ओके जी। तो आप बस ये 30%, 1 करोड़ से ज्यादा हो तो 10% ये, और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% है। ये याद रखना, ये इनकम टैक्स लगता है एलएलपी पर। एलएलपी पे जो टैक्स लगता है वो इतना एफिशिएंट कैसे? एलएलपी इज अ टैक्स एफिशिएंट कैसे बोलते हैं? यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई चलो सरचार्ज नहीं लग रहा है तो भी 30% टेक और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स, तो 34% टैक्स लग रहा है। इसका मतलब होता है अगर भाई किसी ने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, प्रॉफिट किया है, तो उसका 1 करोड़ का आपका 34 लाख तो टैक्स चला जाएगा। फिर भी टैक्स एफिशिएंट कैसे बताते हैं? एक तो कंपनीज की तरह इस पे डीडीटी नहीं लगता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता है। मतलब ये 34% आपने इनकम टैक्स पे कर दिया, उसके बाद में जो भी पैसा बचा हुआ है वो आप अगर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो वहां पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। प्रॉफिट शेयर विद पार्टनर इज अ टैक्स फ्री इन पार्टनर्स हैंड। रेमुनरेशन इंटरेस्ट अलाउ एज अ डिडक्शन। इसके अलावा रेमुनरेशन की, इंटरेस्ट की भी छूट मिल जाती है, जिससे प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम लगेगा। तो ये टैक्स एफिशिएंट है। रेमुनरेशन और इंटरेस्ट जो है इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। अगर रेमुनरेशन का मतलब क्या है सर? ये तो पता ही होगा ना, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब रेमुनरेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो किसको? एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं? नहीं, ये रेमुनरेशन अगर किसको दे रहे हो? पार्टनर को, तो उसकी भी छूट मिलेगी। एम्प्लॉय को जो देंगे उसकी तो छूट मिलती है ना। छूट मिलने का मतलब उसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा सकते हैं, बट पार्टनर को दे रहे हैं वो भी दिखा सकते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप में हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते थे। अलाउ एज ए एक्सपेंस ऑथोराइज बाय एलएलपी एग्रीमेंट और विद इन द इनकम टैक्स लिमिट में होना चाहिए, तो देख सकते हो। ओके। जैसे प्रॉफिट हुआ एलएलपी का 30 लाख रुपए का, 30% मान लेते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन वैसे लगेगा 4%, 34% लगेगा, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए जैसे 30% टैक्स हो गया 9 लाख रुपए, पीछे बच गए 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए आप पार्टनर को दोगे तो उसके ऊपर कोई फर्दर टैक्स नहीं लगेगा, फर्दर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। एक आता आपका अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एएमटी बोलते हैं इसको। ये एएमटी जो है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये क्या है? देखो मैं बताता हूं। ये सबसे पहले इंडिविजुअल पे लगने वाला इनकम टैक्स है, इंडिविजुअल, और आपका पार्टनरशिप फर्म, और आपका एलएलपी, ये कंपनीज पे नहीं लगता। अच्छा, किन पे लगता है सर? इंडिविजुअल पे तो टैक्स स्लैब होती है, अगर इनकम टैक्स का आपको पता हो तो भाई 3 लाख रुपए तक 0, फिर 3 से, आपको याद है ना, अब तो बढ़ा दिया इसको काफी, है ना। ऐसी स्लैब रेट होती है भाई, 3 से फिर 5, फिर 5 से फिर 7, फिर 7 से 10, अब तो चेंज हो गई है। ठीक है, मैं पुरानी बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उस हिसाब से फिर टैक्स लगता है 5%, 10%, 15%, ऐसे स्लैब बनी हुई होती है ना। तो वो तो लग ही रहा है इंडिविजुअल पर। पार्टनरशिप पर डायरेक्ट 30% लगता है, 30% लगता है, एलएलपी पे 30% लगता है, तो ये टैक्स तो लग ही रहा है। उसके अलावा ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या है, एएमटी क्या है? देखो एएमटी तब लगता है
जब किसी व्यक्ति की इनकम जो है उसका यानी कि जो टैक्सेबल इनकम है वो उसकी बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे 10 लाख तक 15% है, तो उसकी इनकम जो है 40 लाख है, 50 लाख रुपए, तो वहां पर ईएमटी लगता है। तो अगर ईएमटी तभी लगेगा अगर एलएलपी की जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन एलएलपी को इतने सारे डिडक्शंस मिल चुके हैं। ये पूरा इनकम टैक्स का पार्ट है। इनकम टैक्स आगे आप जो भी आपके नेक्स्ट सेमेस्टर आएंगे, यानी कि अधिकतर ये सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में होता है, उसमें सेमेस्टर फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स में हो सकता है इनकम टैक्स, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हिसाब से है। तो इनकम टैक्स सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो वहां पर आपकी डिटेल के अंदर पढ़ोगे कि ईएमटी क्या होता है और डिडक्शंस क्या होती है, स्लैब रेट क्या होती है। तो क्या होता है कि भाई किसी एलएलपी की इनकम बहुत ज्यादा हो गई, टैक्सेबल इनकम, पर उन्होंने उसमें डिडक्शन इतने मिल गए हैं ज्यादा कि उसको टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है। तो उस केस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई मिनिमम इतना टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कर रहे हैं कन्वर्जन इनटू एलएलपी। क्या हम किसी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो पार्टनरशिप बनी हुई है, या कोई कंपनी है प्राइवेट, या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्या उसमें पार्टनर बनने वाले हैं, क्या इन सभी बिजनेसेस को हम एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मीनिंग कन्वर्जन मींस एग्जिस्टिंग फर्म कंपनी इज ट्रांसफर टू एलएलपी फर्म। कंपनी या कोई एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है, उनको लग रहा है एलएलपी वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया है, हम तो हमारे बिजनेस को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन कन्वर्ट कर सकते हैं? हु कैन कन्वर्ट? पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है अपने आप को, प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी का मतलब ऐसी पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड है, वो अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकती। वाई बिजनेस कन्वर्ट? क्यों बिजनेस कन्वर्ट कर रहे हैं हम? ये सारे अपने आप को एलएलपी में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्यों चाहेंगे? क्योंकि भाई देखो, एक तो एलएलपी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन मिल जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है, बेटर ब्रांड वैल्यू होती है, लेस कंप्लाइंसेस होती है, कंपनी में कंप्लाइंसेस बहुत ज्यादा होती है, प्रोफेशनल के लिए प्रोफेशनल पर्सन वगैरह हो जाए जैसे सीए, डॉक्टर्स, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ओके, कंडीशंस क्या है कन्वर्जन के लिए? कि जितने भी पार्टनर है या शेयर होल्डर है वो एलएलपी के पार्टनर या शेयर होल्डर बन जाएंगे, उसमें से 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएंगे। कोई भी आउटसाइडर कंसीडरेशन नहीं होगा, सारी की सारी एसेट और लायबिलिटी जो है एलएलपी की एसेट और लायबिलिटी बन जाएगी। नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट सब्सटेंटिंग। ओके, XYZ पार्टनरशिप फर्म हैज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स कन्वर्ट इनटू एलएलपी टू प्रोटेक्ट पर्सनल एसेट। बिल्कुल, ताकि उनकी पर्सनल एसेट्स जो है उस पर प्रोटेक्शन आ सके, तो उसका बेनिफिट के लिए ट्रेडिशनल पार्टनरशिप भी एलएलपी में कई बार कन्वर्ट हो सकती है और होती भी है। आइए अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन। जैसे ही कन्वर्जन हुआ, भैया ट्रेडिशनल पार्टनरशिप थी उसको एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया, या प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या, उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे? सेक्शन नंबर 58 याद रखना, वंस कन्वर्जन इज रजिस्टर्ड, जैसे कन्वर्जन हो जाएगा, इफेक्ट नंबर फर्स्ट, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी सारी की सारी एसेट, लायबिलिटी, राइट्स, ऑब्लिगेशन इनटू एलएलपी। ओके, यानी कि जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म है, तो उसकी एसेट, लायबिलिटी, राइट्स, ऑब्लिगेशंस सब के सब एलएलपी में ट्रांसफर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ओल्ड एंटिटी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। भाई पुराना जो भी आपका बिजनेस था, जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी या प्राइवेट कंपनी थी, वो खत्म हो जाएगी, है ना, उसके वाइंडिंग अप की जरूरत है ही नहीं आपको। इफेक्ट नंबर थर्ड आएगा पेंडिंग लीगल केसेस। जो ओल्ड वाला आपका पार्टनरशिप था या प्राइवेट कंपनी था, उस पे जो भी लीगल केसेस चल रहे थे या उसने किसी और पे कर रखे थे, वो सारे के सारे अब एलएलपी की जिम्मेदारी हो जाएगी। ऑल कोर्ट केसेस कंटिन्यू बाय एलएलपी अगेंस्ट एलएलपी। एलएलपी कंटिन्यू करेगी और एलएलपी पार्टनरशिप के पुरानी जो फॉर्म थी उसके ऊपर जो भी चल रहे थे वो एलएलपी के अगेंस्ट चलेंगे। ओके जी, मतलब बच नहीं सकते आप, ऐसे भाग नहीं सकते कि हमारा बिजनेस एलएलपी में ला देते हैं फिर पेंडिंग केस नहीं चलेंगे, नहीं, वो तो चलेंगे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रखे हैं, जैसे लोन एग्रीमेंट हो रखे हैं ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में या प्राइवेट कंपनी में, लीजेज हो रखे हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं, वो सब के सब वैलिड रहेंगे एलएलपी के अंदर भी कन्वर्जन के बाद। ओके जी, ठीक है। अगला,
वाइंडिंग अप ऑफ अ एलएलपी, वाइंडिंग अप का मतलब होता है प्रोसेस। क्या चीज का प्रोसेस? की एलएलपी को खत्म करो, इसकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह बेच दो, लाइबिलिटीज पेमेंट कर दो, पैसा बच जाए तो पार्टनर को बांट दो, इसको बोलते हैं वाइंडिंग अप। जैसे हम पार्टनरशिप फॉर्म का करते थे, वही कॉन्सेप्ट है वाइंडिंग अप ऑफ अ एलएलपी। तो वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी क्या है? मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मतलब एक प्रोसेस है। देखो मैंने क्या बोला, प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग बिजनेस, प्रोसेस ऑफ सेलिंग एसेट, प्रोसेस ऑफ पेइंग लायबिलिटी, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नेम फ्रॉम रजिस्टर। यानी कि वाइंडिंग अप के अंदर बिजनेस खत्म किया जाएगा, एसेट्स बेच दी जाएगी, उससे जो पैसा आएगा लायबिलिटी पे कर दी जाएगी, पैसा फिर भी बच गया तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास के रजिस्टर के अंदर जो एलएलपी का रजिस्टर के अंदर नाम है वो रिमूव हो जाएगा, वहां से आरओसी उसको हटा देगा, भाई अब ये एलएलपी नहीं है। तो सर ये कौन करेंगे? पार्टनर्स करेंगे? नहीं, इसके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, जैसे कंपनीज में किया जाता है ऐसे के ऐसे यहाँ पर कोर्ट जो है वो लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा, और वो व्यक्ति जो है ये सारे काम करेगा, और इसके बदले में उस लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन मिलता है, ताकि निष्पक्षता से काम हो सके। पार्टनर करेंगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देंगे। ओके, देखो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में थोड़ा सा फर्क है। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में क्या फर्क है? वाइंडिंग अप एक प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन है, और डिसोल्यूशन मतलब फाइनल रिजल्ट आ गया। इसमें वाइंडिंग अप की जब तक प्रोसेस चलती है एलएलपी एग्जिस्ट रहती है, और वाइंडिंग अप की जैसे ही प्रोसेस खत्म हो जाती है फिर डिसोल्यूशन हो जाता है और उसमें एलएलपी एंड हो जाती है। एसेट इसमें रियलाइज की जाती है, इसमें नेम रिमूव हो जाता है। ओके जी। एक अच्छा, वाइंडिंग अप भी दो तरह का होगा, एक तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है और एक वाइंडिंग अप बाय कोर्ट होता है। मतलब ये जो प्रोसेस है किसी एलएलपी को खत्म करने की लिक्विडेटर को अपॉइंट करके, एक तो जो एलएलपी के पार्टनर्स हैं वो खुद ही अपनी स्वेच्छा से उस एलएलपी को खत्म करना चाहते हैं, वॉलंटरी बोलते हैं। एक कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, भाई तुम्हारी एलएलपी में गड़बड़ चल रहा है, खत्म करो उसको, एसेट बेचो, लिक्विडेटर अपॉइंट कर रहा हूं, एसेट बेच देगा, लायबिलिटी पेमेंट कर देगा, जो बचा वो तुमको पार्टनर्स को मिल जाएगा और नाम रजिस्टर से हट जाएगा। तो सबसे फर्स्ट है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होता है? देखिए, सॉरी, मीनिंग एलएलपी डिसाइड ऑन इट्स ओन टू क्लोज बिजनेस, खुद ही डिसाइड कर रही है वॉलंटरी स्वेच्छा से। एलएलपी मस्ट बी सॉल्वेंट, कंडीशन ये एलएलपी क्या होनी चाहिए? सॉल्वेंट होनी चाहिए, ज्यादा उधारी उधारी नहीं होनी चाहिए। मैच्योरिटी पार्टनर अप्रूव, मेजोरिटी पार्टनर, मैच्योरिटी नहीं, मेजोरिटी पार्टनर्स यानी कि आधे से ज्यादा पार्टनर्स जो चाहते हैं कि एलएलपी क्या हो जाए, वाइंडिंग अप हो जाए। डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी फाइल, आरओसी को बताना पड़ेगा, कोर्ट को बताना पड़ेगा भाई हमारा जो सोल्वेंसी है वो सही है। क्या स्टेप है इस प्रोसेस का अगर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होता है? तो सबसे पहले रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा वाइंडिंग अप का, यानी कि मेजोरिटी जो पार्टनर्स है वो बोले कि ठीक है वाइंडिंग अप कर देंगे। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा सोल्वेंसी का कि भाई लोन वोन सब पे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, अगर क्रेडिटर्स से बहुत ज्यादा उधारी ले रखी है, उनसे लोन ले रखा है। क्रेडिटर्स में आपके बहुत सारे चीजें भी होती है जिनसे भी आप उधार ले रखा होता है। फिर लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट होता है कोर्ट द्वारा। लिक्विडेटर कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जो एसेट बेचता है, लायबिलिटीज का पेमेंट करता है, अपना रेम्युनरेशन रखेगा, बाकी का पेमेंट जो है वो पार्टनर में बांट देगा अगर कुछ बच गया तो। रियलाइजेशन ऑफ एसेट, ये लिक्विडेटर अपॉइंट करने के बाद में वही करता है, एसेट्स को बेचता है, लायबिलिटी करता है पेमेंट, फाइनल अकाउंट बनाता है और एप्लीकेशन दे देता है डिसोल्यूशन की टू आरओसी। सर कंपल्सरी वाइंडिंग अप क्या होता है? बस कोई नहीं, वही है, पूरा प्रोसेस वही है, बस इस बार जो है मेजोरिटी पार्टनर्स को कोई डिसीजन नहीं लेना है वाइंडिंग अप का, कोर्ट बोलेगा इस बार। ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट में ऑर्डर वाइंडिंग अप इफ, कोर्ट क्यों, ट्रिब्यूनल क्यों किसी एलएलपी को खत्म कराना चाहेगा? अगर उसको लग रहा है एलएलपी जो है उसका रिजोल्व टू वाइंड अप होना जरूरी है, एलएलपी एक्ट जो है वो जो इंडिया का सॉवरेनिटी है उसके अगेंस्ट जा रहा है। ओके, कंटिन्यूस डिफॉल्ट हो रहे हैं फाइलिंग रिटर्न में। देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होते हैं उसको आरओसी को, अभी मैंने डेट बताई थी फाइनेंशियल ईयर एंड होने की 6 महीने प्लस 30 दिन, यानी कि 30 अक्टूबर से पहले पहले जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा वो आरओसी को हर साल एनुअल रिटर्न फाइल करेगा। लेकिन ऐसा 5 साल से रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, जब उसको लग रहा है कि ये एलएलपी जो है ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे लिए, सबके लिए नैतिक रूप से सही नहीं है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है उस एलएलपी को खत्म करने के लिए। खत्म कैसे करेंगे भैया? लिक्विडेटर को अपॉइंट करा जाएगा। तो वही देखिए, लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा। हु इज लिक्विडेटर? अ नेचुरल पर्सन होगा, आर्टिफिशियल नहीं होगा, यानी कि
व्यक्ति होना चाहिए, है ना, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि किसी लॉ द्वारा बना हुआ कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो है, नेचुरल पर्सन जो है, वो अपॉइंट किया जाएगा। वो एलएलपी का पूरा कंट्रोल ले लेगा, एसेट को बेच देगा, लायबिलिटी का पेमेंट कर देगा, सरप्लस बच गया तो शेयर होल्डर को दे देगा। अच्छा, इसके पावर होती है लिक्विडेटर के पास में, क्या क्या पावर होती है? कैरी कर सकता है बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ वाइंडिंग बेनिफिशियल वाइंडिंग अप, मतलब बिजनेस को इस तरीके से वो हैंडल करेगा कि वाइंडिंग अप में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। एसेट बेचेगा, सेटल करेगा क्लेम्स यानी कि लायबिलिटी, मीटिंग्स बुला सकता है, और इसकी कुछ ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज भी होती है। भाई इतना कुछ कर रहा है तो उसकी ड्यूटीज भी है, लायबिलिटीज भी है। क्या है? ये एक्ट करे ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करे, मेंटेन करे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी ये काम कर रहा है उसको लिखे, रिकॉर्ड करे, रिपोर्ट सबमिट करे, कोर्ट मांगे तो कोर्ट, आरओसी मांगे तो आरओसी, प्रोटेक्ट करे क्रेडिटर के इंटरेस्ट को, यानी कि जिन जिन का पैसा लगा हुआ एलएलपी में उन सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो, उसके लिए ही लिक्विडेटर को कोर्ट अपॉइंट करता है। तो इसी के साथ हमारा पूरा एलएलपी एक्ट 2008 जो आपके सिलेबस में है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। ये एलएलपी एक्ट कंप्लीट हो गया है ना। नेक्स्ट लेक्चर का कहने का मतलब होता है एलएलपी का नेक्स्ट लेक्चर नहीं आएगा। जैसे हो सकता है मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके बिजनेस लॉ के, या फिर नया नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा उससे रिलेटेड कुछ लेक्चर डाल दूं। तो मेरे कहने का मतलब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सब्जेक्ट भी हो सकता है। ये एलएलपी एक्ट 2008 आपका कंप्लीट हो गया, बिजनेस लॉ आपका कंप्लीट हो गया। 3 एक्ट मैंने आपको करवा दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करवा दिया, और आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट करा दिया, और एलएलपी एक्ट करा दिया। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।